स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजी चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलो आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को अपन क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। यानी कि अपने पास में कोई रिंग है, उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट लोकेट है, उसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर बात। अब बात देखते हैं, इसको पढ़ने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अपन पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाइए प्लीज़ और वो देखिए और उसके बाद में इस टॉपिक को समझिए, जो ताकि अपने को क्लियरिटी ज़्यादा आए। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में मैं 1 मिनट में डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो पहले उस टॉपिक के अंदर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 3 टाइप के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे उसमें। एक तो था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या था कि अगर कोई चार्ज है किसी लाइन को दिया जाए तो वो जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी लाइन पर। उसे अपन क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे। ठीक है, और पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आता है, यानी कि ये जो इतनी लेंथ है, मान लिया ये जो इतनी लेंथ है, मान लेते हैं कि ये लाइन है, इसको क्यू चार्ज दिया, तो पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आता है उसको ये अपन क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते थे। ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ऐसे ही अपन ने क्या पढ़ा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, जिसको अपन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या था कि कोई चार्ज अगर किसी सरफेस को दिया जाता है तो वो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस के ऊपर। ठीक है बात। तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वली, तो ये जो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। और यहाँ पे पर यूनिट एरिया के ऊपर जो चार्ज होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। यानी कि सिग्मा से डिनोट किया गया है इसको, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ऐसे ही अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो आता है रो इक्वल टू क्यू बाई में वी। क्लियर है। तो चलो पढ़ते हैं आगे, इस टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ मैं रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग मतलब काफ़ी रिंग बड़ी है, मान लिया अपन ने बड़ी रिंग है, कड़ा है अपने पास, है ना। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, चार्ज दिया इसको, तो चार्ज क्या होगा, इसके पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। क्लियर नहीं, यहाँ चार्ज आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, पास पास में चार्ज आ नहीं तो यहाँ पर भी आएगा, इस जगह इस पूरे के पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, एक्सिस ये है इसकी, एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे ये पॉइंट यहाँ हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, कहीं पे भी अपन ले सकते हैं, लेकिन एक्सिस पे होना चाहिए। दूर हो सकता है, पास हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन पे। लेकिन एक्सिस पे पॉइंट कोई लोकेट है, उसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये कौन सी डायरेक्शन में, Z में है। ठीक है, तो Z डायरेक्शन को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि अपने पास में 2D प्लेन है, यानी कि बोर्ड होता है वो 2D प्लेन है और उसके अंदर अपन Z डायरेक्शन को लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस रिंग को अगर ऐसे रख दूँ, मैं इस टाइप से ऐसे नहीं रख के क्या कर दूँ, ऐसे रख दूँ, तो अब एक्सिस किधर आ जाएगी इसकी, ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा P। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्या किया, एक रिंग ली, इसको मैंने ऐसे YZ प्लेन में रख दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे रखा अपन ने और इसके ऊपर चार्ज दे दिया Q, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे। अब यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो रेडियस है इसकी वो क्या है, R है। अपने को टोटल के थ्रू निकालना है। ठीक है, सिंपल पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर निकालनी होती, एक पॉइंट चार्ज होता उसके थ्रू अपने को निकालनी होती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अपन डायरेक्ट निकाल देते KQ/R²। लेकिन ये तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी कि यहाँ पे बहुत पास में बहुत सारा चार्ज आ रहा है, एक जगह पे नहीं है ये फिक्स। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ मैं पहले। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ ले ली मैंने DL, और यहाँ पे जो चार्ज आ गया DQ आ गया। ये जो पॉइंट ले लिया अपन ने, यहाँ पे इसकी लेंथ तो कितनी है, DL है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, DQ। तो अब यहाँ पे DQ चार्ज है, और जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अपन मानते हैं कि वहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ताकि डायरेक्शन अपन आसानी से निकाल पाए, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव एज्यूम किया है, यहाँ पे क्या है, DQ पहले से पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये कर रहा है इसको रिपेल,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई इधर, और कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड DE, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के थ्रू निकाल रहे हैं, मैं स्मॉल चार्ज के थ्रू निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, स्मॉल ही आएगा, यानी कि ये एंगल अपन ने ले लिया थीटा। ठीक है बात। अब इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे अपन, दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, एक तो ये बना कंपोनेंट और एक बनेगा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, यानी कि थीटा है और यहाँ पे भी कितना आएगा थीटा, तो ये कंपोनेंट तो आ जाएगा कितना DE cos थीटा, और ये कितना आएगा DE sin थीटा। क्लियर बात। ठीक है, अब DE cos थीटा निकाल लूँ मैं, टोटल DE sin थीटा निकाल लूँ, उसके बाद में इसका रिजल्टेंट निकाल लूँ तो निकाल सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से इसको मैं करूँ, ठीक है, तो ये रिंग है तो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, जानते हैं ना अपन, ये एलिमेंट यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर भी बहुत सारे, देखो एक छोटा दूसरा अगला, ये इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट देखता हूँ, एक और। क्यों देख रहे हैं अभी पता चलेगा, इसको देखने का रीज़न क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों देख रहे हैं अपन ऐसा, एक एलिमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन कुछ अगर अपना काम आसान हो जाए तो आसान तरीके से करेंगे अपन। तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया अपन ने DL, और यहाँ पे चार्ज लिया DQ। ठीक है, तो ये भी रेडियस R है, डिस्टेंस इसकी जस्ट इसके बराबर ही होगी, ये लेंथ L ले ली तो ये भी कितनी आएगी L, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर, जो क्या आएगा DE। अब ये भी जो एंगल जो आएगा, ये एंगल आएगा कितना आएगा थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं ये जो रेडियस है वो क्या है R है, और ये क्या आएगी L। ठीक है, इसको डॉटेड से भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा क्लियर रहे ये। तो यहाँ से अपन ने इसको डिनोट कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बोलो कितना थीटा, है ना। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे बना एक कंपोनेंट तो ये रहा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड में बनेगा, तो ये तो बनेगा DE cos थीटा और ये DE sin थीटा। अब निकालने का मतलब समझ में आया होगा, यानी कि ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये आपस में ऐड हो जाएंगे दो एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब ऐसे ही मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपन यहां पे कोई सा भी एलिमेंट लूं, यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट लूँ तो इसके जस्ट अपोजिट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। बात समझना है इसको वापस, यानी कि इस रिंग के ऊपर जहाँ पे भी मैं कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लूँ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो उसके जस्ट अपोजिट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। यानी कि यहाँ पे है एक एलिमेंट अपन ने लिया तो यहाँ वाला क्या करेगा, इसको एक एलिमेंट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तुम देखो जस्ट अपोजिट, अगर ये यहाँ होता तो ये यहाँ वाला इसको कैंसिल करता। अरे इन बात समझ में, यानी कि यहाँ पे ये तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि ये जो है, जो अपने पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड होते जाएंगे, दो के थ्रू ऐड हुए तो यानी कि कितने हैं, n है, तो n के थ्रू ऐड होंगे। यानी कि सबसे पहले तो मैं इसकी निकाल लेता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ही आएगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि जिसको अपन डिनोट करते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, एल यानी कि टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ कितनी है बोलो, 2πr, कितनी है 2πr। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में 2πr। क्लियर बात, एक चीज समझ में आती है। अब अपन देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E बराबर कितना आएगा, DE cos थीटा। यानी कि DE cos थीटा के अगर सारे कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर दूं, क्या इंटीग्रेशन का मतलब सभी कंपोनेंट्स को इसके थ्रू, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसका भी, ये जो एलिमेंट है इसके थ्रू, यानी कि n जो है अपने पास में जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं उनके सारे कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ले लिया अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिया अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, DE निकालना पड़ेगा, DE निकालना पड़ेगा इसके थ्रू। तो DE इक्वल टू कितना होता है, ये बात समझ में आई ना,
पहले तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अपन ने डी ई कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा और डी ई कॉस थीटा प्लस का डी ई कॉस थीटा, ये तो दो एलिमेंट के थ्रू है, लेकिन अपने को निकालना एक एलिमेंट के थ्रू निकालूं और टोटल का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं। दूसरे एलिमेंट के थ्रू के निकालने का मतलब क्या था, इस कंपोनेंट को समझना बस, ठीक है। इसको मैं हटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ये तो मैंने क्या किया, इसको समझाने के लिए, ताकि ये कैंसिल क्यों हुआ है, ठीक है। अदरवाइज एक कंपोनेंट से ही अपना काम हो जाता है, यानी कि जो रिजल्टेंट जो मेन आएगा, जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा होगा। यानी कि डी ई कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूँ और उसका इंटीग्रेशन कर दूँ, क्या है ये अपने पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं, तो डी ई इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि के डी क्यू अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एल, कितना आएगा, एल स्क्वायर, बोलो ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से डी ई की वैल्यू इतनी है, तो मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, ई बराबर के डी क्यू अपॉन में एल स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू में पुटअप कर सकता हूँ, कॉस थीटा कितना होता है, बी अपॉन में एच, ठीक है। तो थीटा ये है, ये तो क्या है, P है, ये H है और ये B है, तो B की वैल्यू कितनी है, X है, और ये H की वैल्यू कितनी है, L है, यानी कि कितना आएगा, X अपॉन में L। क्लियर है ना बात। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है, E बराबर K अपॉन में L क्यूब इंटू में X इंटू में डी क्यू। अब चाहूँ तो मैं डी क्यू की वैल्यू भी पुटअप कर सकता हूँ। स्मॉल एलिमेंट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई में डी एल, तो यानी कि डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, लेमडा इंटू में डी एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं, तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुटअप करूँगा तो देखो कितना आएगा, ई बराबर कितना आएगा, के एक्स अपॉन में एल क्यूब इंटू में ये आया लेमडा डी एल, कितना आएगा, लेमडा, डी क्यू की जगह लेमडा डी एल, लेमडा बाहर ले लूँगा मैं, यहाँ पे आया डी एल। क्लियर बात आती है ना समझ में। यहाँ पे अपन ने इसको निकाल लिया। अब देखते हैं इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो ये तो आया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे के एक्स लेमडा अपॉन में एल की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। एल की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, अपन जानते हैं कि जो एल है वो क्या है, एच है, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इस ट्राइंगल के अंदर देख लो या फिर इस ट्राइंगल के अंदर देख लो, तो यानी कि एल स्क्वायर कितना आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यानी कि एल बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यानी कि एल बराबर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा ये। और यहाँ से इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ, एल क्यूब की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो वैल्यू कितनी आएगी एल क्यूब की, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2 पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। तो ये जो ई आया ये तो लिखा मैंने एल क्यूब, और यहाँ पे डी एल यहाँ पे कितना आएगा, लेमडा डी एल, ठीक है। लेमडा डी एल यानी कि ये डी एल तो क्या है, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ, लेमडा, और इंटीग्रेशन भी है इसका, इंटीग्रेशन मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी इसकी, 2πr, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ मैं 2πr, यानी कि E इक्वल टू कितना है, के लेमडा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में 2πr। ये वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं। अब अपन जानते हैं, देखो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू ये भी अपन लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में 2πr, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू में 2πr, क्यू बराबर लेमडा इंटू में 2πr, तो लेमडा इंटू में 2πr आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, लेमडा इंटू में 2πr की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आया ई बराबर कितना आया, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। क्लियर बात। अब कंडीशन करते हैं अपन, केस फर्स्ट,
ठीक है। एट सेंटर, सेंटर निकालना अपने को। सेंटर का मतलब क्या है, जब पॉइंट P है यहाँ पे हो, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाए 0। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसकी पावर 3/2 भी कॉमन आएगा ना। यहाँ से 3/2 भी कॉमन आया तो 2 से 2 तो कैंसिल, यानी कि एक्स क्यूब आया यहाँ पे, जो कि अपन ने पहले भी किया था। कहाँ पे, डाइपोल के अंदर अपन ने ये ऐसी कैलकुलेशन की थी। तो यहाँ पे आया ये, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस का आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के सेकेंड अपन क्या ले रहे हैं, इफ x इज वेरी ग्रेटर देन r देन आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, यानी कि इधर आगे है बहुत ज़्यादा, और ये जो r है बहुत कम है। तो r कम है तो यानी कि आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू 0, यहाँ पे कितना आया 1 की पावर 3/2 कितना आता है 1 ही आता है, और यहाँ से एक x गया, यानी कि e की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में फॉर्मूला आता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर जो अपने पास में x की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है बात। तो यहाँ तक अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग अपन ने देखा, क्लियर है। तो अब इसको अपन देखते हैं आगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद में अगर अपन क्या करेंगे, नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि इसके ऊपर बेस्ड है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। हाँ, हम देखते हैं न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन कि एक रिंग है, एक रिंग ले ली, इसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है, इसकी रेडियस R है, इसके सेंटर से यहाँ पे एक स्पेयर रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है। यहाँ पे भी चार्ज कितना Q और यहाँ पर भी चार्ज कितना Q है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर के जो सेंटर टू सेंटर बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r√3 है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फाइंड आउट करो। क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना। तो क्या बोला कि एक रिंग है, ऐसे इसको ऐसे रखा अपन ने, और यहाँ पे एक है एक स्पेयर, क्लियर बात। स्पेयर है यहाँ पे, तो इनके जो सेंटर की जो बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है, r√3, और यहाँ पे चार्ज कितना है Q है, और यहाँ पे भी कितना है Q है। तो अपने को क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, पॉज करके आप लोग भी कर सकते हैं, करिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखते हैं इसका जो फोर्स निकलेगा। तो फोर्स अपन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो अपने माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आता है K_Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K_Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि K_Q स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू ये पुट कर दूँ और आंसर आ जाए। ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अपन ने ये जो फोर्स निकाला था, कूलॉम्स जो लॉ निकाला था, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए था, यानी कि चार्ज कहीं पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड है तभी तो निकाला था अपन ने, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है कंटिन्यूस चार्ज है, रिंग के ऊपर है तो मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस है, और यहाँ पे स्पेयर के ऊपर है तो स्पेयर के ऊपर तो मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपन इसको नहीं मान सकते ऐसा, ठीक है कि नहीं। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि F इक्वल टू K_Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपन लगाएंगे तो जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है, गलत ही होगा, ठीक है। दोनों का चार्ज दे रखा है, लेकिन R भी दे रखा है, लेकिन चार्ज यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं सेंटर्ड मान सकता हूँ चार्ज को, लेकिन यहाँ पे सेंटर नहीं मान सकते। यहाँ पे DQ अलग होता है, यहाँ पे अलग, इस टाइप से अपने पास में चार्ज होता है, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू QE, एक फॉर्मूला भी आता है, एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से, F इक्वल टू QE, ये अपन पुटअप करेंगे,
ठीक है, तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो कितनी है, क्यू, चार्ज की वैल्यू तो कितनी है, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू यहाँ पे कितना है, यानी कि ये तो क्या हुआ, वही कंडीशन आएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, यानी कि ये कितनी है, r/√3 है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला आता है अपने पास में कितना आता है, KQX अपॉन में r² प्लस का x² की पावर 3/2, और जहाँ पे जो x है, x कितना है, r/√3 है, देख लो तू, यानी कि जो एक्सियल डिस्टेंस है वो कितनी है, r/√3 है, यानी कि x की वैल्यू में कितनी रख दूँ, r/√3 रख दूँ, और फोर्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकूँगा फिर। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ F इक्वल टू Q इंटू में KQX, x की जगह कितना, r/3, उसके बाद में ये लिखा r² प्लस x की वैल्यू कितनी लिखूँ, r/√3, r/√3 का स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख दी अपने, r/√3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो कितना आएगा बोलो, यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है KQ² r/3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो आया r² और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3r², ठीक है, यानी कि अंदर कितना हुआ, 4r², यानी कि ये कितना आया, 4r² की पावर 3/2। अब मैं r² कॉमन ले लेता हूँ पहले तो बाहर, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आया, KQ² r/3, अगर मैं r² कॉमन लेता हूँ तो उसकी पावर भी कॉमन आएगी, तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, r³ और यहाँ पे कितना बचा, 4 की पावर 3/2, यहाँ से ये तो गया, तो F की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, KQ² KQ² अपॉन में 4 है, और ये नीचे कितना है, r²। अब 4 है, 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करें, 4 की पावर 3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू में 4, ये लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 3 और 1/2 यानी कि इसका अंडर रूट, यही होगा 4 की पावर क्या, 3/2। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितने आएगा, 8 आएगा, ठीक है, तो F इक्वल टू कितना आया, √3 KQ² अपॉन में 8r², और यही क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। अपन Q1 Q2 अपन में r² करते हैं तो जो कि क्या होता है, बिल्कुल भी गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इस टाइप से अपने पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज जो रिंग है वो ख़त्म हो जाता है इसी के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि आगे जो कि चैप्टर का नाम है उसी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेन कहानी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर अभी तक पढ़ा मतलब वो क्या मेन नहीं था, अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पढ़ा, ठीक है, बिना गॉस लॉ के भी अपन कर सकते हैं। अब गॉस ने क्या किया कि काफ़ी चीज़ें आसान कर दी थी, देखते हैं क्या किया उसने। अगला है अपने पास में गॉस लॉ। गॉस लॉ अपन पढ़ेंगे आज और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अब गॉस लॉ को पढ़ने से पहले अपन ने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ाया था क्या, एरिया वेक्टर, और साथ में ही अपन ने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने किए थे। अब सबसे पहले अपन वापस क्या करना पड़ेगा, उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर के अंदर अपन ने देखा था एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, क्लियर है ना बात। अब उसकी डायरेक्शन का पंगा था, तो डायरेक्शन के अंदर अपन ने क्या किया था कि जब 2D सरफेस है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर भी हो सकती है और वो अंदर भी हो सकती है, ऐसा ही तो पढ़ा था अपन। जबकि 3D सरफेस है, 3D सरफेस है तो क्या होगा, अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा लेकिन हमेशा बाहर की ओर। अरे याद है ना,
अरे याद है ना वो Realme XT का वो डब्बा सा लेके मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। हाँ अब याद आ गया होगा, फ़ोन के नाम से तो याद आ ही जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया वो देखा था, ठीक है। यानी कि अपन ने एक चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अगर 2D वेक्टर है तो 2D सरफेस है, तो 2D सरफेस है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, जो चाहे अपन ले सकते हैं। लेकिन 3D सरफेस के अंदर अपन ने क्या किया था, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो होगा लेकिन हमेशा बाहर की ओर लेना है अपने को, ठीक है। चलो करते हैं अपन गॉस लॉ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर अपन ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लाइन पास हो रही है किसी सरफेस से, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जो कि आया था phi बराबर E डॉट डी एस, अरे याद है या नहीं, है ना। तो वही चीज़ है phi बराबर E डॉट डी एस। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन दी थी वो phi बराबर E डॉट डी एस, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस रख देता हूं तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, टोटल पास आउट होंगी, उसको अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। ये बोला था ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन इसने अलग तरीके से दी थी। इसने क्या दी, अलग तरीके से दी। तो उसने क्या बताया कि, ठीक है, इसने क्या बताया कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस यानी कि 3D सरफेस, उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स समझना इसको बात को। यानी कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है यानी कि 3D सरफेस है और उसके अंदर पहले से कोई चार्ज है, उसके अंदर क्या है, पहले से कोई चार्ज है, तो इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। तो क्या बताया, देखो इसने एक क्लोज सरफेस ले लिया, मान लिया ये है, ठीक है, क्लोज सरफेस 3D सरफेस ले लिया और यहां पे चार्ज Q मान लिया, ठीक है, Q1 मान लो, Q2 मान लो, Q3 मान लो, जो भी है। अब इसके अंदर से जो पास आउट होगा, यानी कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मूव करेगा बाहर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं या नहीं रखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा, बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास आउट होगा वो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज, इसके अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। यानी कि फाई जो आता है, फाई क्या आता है अपने पास में, E डॉट डी एस आता है, E डॉट डी एस, यानी कि E डॉट डी एस की एक और डेफिनेशन दे दी उसने, क्या दे दी, Q/ε0, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो होता ही होता है, क्लोज सरफेस है तो मैंने क्लोज सरफेस को बता दिया इसने, क्योंकि ये जो गॉस लॉ है क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये Q/ε0, ठीक है। एक बार वापस समझेंगे इसको। यानी कि अगर कोई 3D सरफेस है उसके अंदर अपने पास में चार्ज है, ठीक है, अगर उसके अंदर अपने पास में चार्ज है तो उसमें प्लेस्ड, उसके अंदर अपने पास में चार्ज है तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। और यही क्या है, गॉस लॉ है, यही क्या है अपने पास में, गॉस लॉ है। यानी कि फाई बराबर E डॉट डी एस इक्वल टू Q/ε0। अपन ने देखा था पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स अपन ने लिखे थे, उसमें अपन ने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक कोई 3D सरफेस है उसको मैं क्या कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, ठीक है, तो क्या होता है, नेट जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, 3D सरफेस को रखता हूँ, तो अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर चार्ज नहीं है तो जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना निकलता था, 0 निकलता था। लेकिन यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, तो इसको नाम दिया कि अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो क्या होगा, Q/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में गॉस लॉ। अब इसको समझने के लिए अपन कुछ पॉइंट्स को इसको समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अपने को समझनी है, इसके न्यूमेरिकल्स अपन समझते हैं, तब जाके अपने को ये क्लियर होना है फंडा, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, पहला पॉइंट है कि यहां पे जो चार्ज है,
जैसे कि अपने पास में 3D सरफेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, जितना भी चार्ज है उनका क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेट चार्ज, क्या है, नेट चार्ज, टोटल समेशन अपन ने लगाया ना, इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज है। यानी कि यहाँ पे अगर ये डब्बा अपन ने लिया है, 3D सरफेस अपन ने लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिया -10 कूलम, यहाँ पे लिया प्लस का 20 कूलम और यहाँ पे लिया 3 कूलम। तो जो नेट जो चार्ज आएगा, जो नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, जो फ्लक्स आएगा, अब फ्लक्स कितना आएगा, नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है अपने पास में, नेट चार्ज कितना है, -10 + 20 + 3, यानी कि 23 में से अगर मैं 10 निकाल दूँ तो कितना आएगा, 13 कूलम। 13 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है अपने को, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू मैं पुटअप कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे इसका क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, यानी कि जो नॉर्मल अपन सम करते हैं वो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर मैं इस चार्ज में अगर कोई चार्ज बाहर भी रख दूँ, जैसे कि 10 कूलम रख दूँ, 10 कूलम और रख दिया, तो इसके फ्लक्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो नेट जो चार्ज आएगा वो चार्ज सिर्फ अंदर वाले को ही काउंट करेगा, ये बाहर वाले चार्ज को काउंट करेगा ही नहीं, बाहर वाले चार्ज को काउंट करेगा ही नहीं, इससे इसको कोई नहीं लेना देना है। यहाँ पे अब भी जो चार्ज आएगा कितना आएगा, 13 कूलम आएगा। बाहर चाहे यहाँ पे कितना भी रख दूँ, यहाँ पे 20 कूलम रख दूँ, यहाँ पे 50 कूलम रख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको इससे, क्योंकि गाउसियन सरफेस, यानी कि ये जो सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी की बात करता है, इसके अलावा कोई भी चार्ज की बात नहीं करेगा ये। और ये इफेक्ट भी है, जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये चार्ज रखा अपन ने Q, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जितनी जाएगी उतनी तो बाहर निकल जाएगी, यानी कि वैसे भी इसके थ्रू तो जो बाहर वाला जो चार्ज है, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके थ्रू तो फ्लक्स कितना होने वाला है, 0 ही होने वाला है, यानी कि इसके जो नेट जो फ्लक्स है उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। इस वजह से ऐसा किया है। तो 2 पॉइंट हो गए अपने पास में, एक तो एल्जेब्रिक सम होता है और अगर कोई बाहर चार्ज होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो चार्ज है किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो फ्लक्स है किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पर, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर, यानी कि चार्ज का साइज क्या है, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है और इसका नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर, यानी कि जो फ्लक्स है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, और नेचर पे, नेचर ऑफ चार्ज, और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। इनके अलावा किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि मतलब जो साइज क्या है इसका, ठीक है, ये बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे है, ये Q चार्ज है, अगर ये डब्बा होता या फिर बड़े वाला डब्बा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, देखो यहाँ से इफेक्ट ही नहीं हो रहा। यानी कि जो इफेक्ट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा, नेचर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अदरवाइज साइज, शेप, रेडियस वगैरह इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये जो चार्ज है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई चार्ज है अपने पास में इस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ है Q1, ठीक है, तो फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी चार्ज को सेंटर की जगह मैं यहाँ रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, यहाँ पे रखेंगे तो भी यही आएगा, बस अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंदर है। अगर चार्ज अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ चार्ज की तो। क्लियर बात। चलो एक फोर्थ पॉइंट आ गए। अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ। मैं फिफ्थ पॉइंट की बात है अपने पास में, अगर अपने पास में कोई सरफेस है 3D सरफेस। पहली बात तो ये क्या है कि अपने पास में जो गॉस लॉ लागू होता है वो 3D सरफेस के लिए ही है, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लागू है। देखो यहाँ पे इसी के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर जो अपने पास में इसके अंदर जो आने वाला जो फ्लक्स है उसको तो क्या लेना है अपने को, नेगेटिव फ्लक्स लेना, और जो बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव फ्लक्स लेना है।
क्लियर है बात। यानी कि कोई अपने पास में डब्बा है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो अंदर मूव कर रही है, तो यानी कि वहाँ पे फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है, और बाहर निकल रही है तो क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर बात। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि ये अपन ने क्या लिया, एक डब्बा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक डब्बा ले लिया, ये लो, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा पहले से, मैंने इसको मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अपन ने रख दिया इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लिया 3 जा रही है अंदर से, और 3 क्या निकलेगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव फ्लक्स और ये क्या हुआ, पॉजिटिव फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0, क्योंकि जितनी लाइन अंदर गई उतनी ही तो क्या गई, बाहर भी गई। आ रही है ना बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये अपने पास में डब्बा है, यहाँ पे अपन ने ये डब्बा लिया, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है पहले से ही, मान लेता हूँ कोई पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दिया इसको, पहले से ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, उसके अंदर अपन ने रख दिया। तो मान लिया कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से कोई बाहर निकल रही है तो बाहर क्या निकलेगी, कम निकलेगी, क्योंकि ये क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जाके खत्म भी तो होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से आती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खा जाएगा ये। यानी कि यहाँ पे जो निकल रहा है, यहाँ पे ये तो क्या है, पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है फ्लक्स, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स है। तो अंदर जाने वाला फ्लक्स तो क्या है, ज़्यादा है, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है, कम है। यानी कि नेट फ्लक्स कितना आएगा, नेगेटिव। नेट फ्लक्स कितना आने वाला है, नेगेटिव। खुद ही देखो तुम लोग, क्लियर है ना बात। अगर अपने को पता भी नहीं है चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसा है, तो अपन सीधे से बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और 2 निकली है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई चार्ज है नेगेटिव जो कि क्या कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खा गया, है ना, खत्म हो गई ना, यहाँ पे एंड हो गई। इस वजह से अगर यहाँ पे बाहर ज़्यादा निकलने लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलने लग गई, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसकी गई और कुछ हिस्से निकल रही है। इस वजह से जो यहाँ पे नेट फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो कितनी आ रही है, अपने पास में 3 जा रही है और बाहर निकल रही है 5, यानी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि फ्लक्स कितना आया, पॉजिटिव। अगर मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एक्सटर्नल है ही नहीं, तो ये डब्बा लिया अपन ने और यहाँ पे अपन ने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी सारी की सारी, इस टाइप से निकलेगी। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, हमेशा हर दीवार से बाहर ही निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर ही निकल रही है, यानी कि फाई कितना आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने पास में ये डब्बा है और यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है, यहाँ पे अपन ने माइनस क्यों रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, नेट फ्लक्स कितना आएगा, नेगेटिव। क्लियर बात। तो यहाँ से अपन ने देखी इसकी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज अपन ने देख ली। तो छठी प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो सरफेस अपन एज्यूम करते हैं, ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसको अपन बात बोलेंगे गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है, जो कि एक खुद में एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसको समझने में भी एक महाभारत है, मतलब इसको समझना बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाने की, लेकिन यहाँ तक अपने को कुछ पॉइंट समझ में आने चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट्स समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके अपन गॉस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ें अपने को सारी की सारी पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन जितने भी क्वेश्चन करते हैं गॉस लॉ के, यानी कि सिर्फ इस फॉर्मूले से, वो सारे के सारे अपने को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना बात। चलो करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, फिर बाद में आपको पता लगेगा कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो 6 पॉइंट अपन ने बताए हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
अपने को दे रखा है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 0.3 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है Q है, इसके अंदर जो चार्ज है इसके अंदर रखा हुआ है Q, इसकी वैल्यू है 7.6 माइक्रोकूलम, 7.6 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो अपने को फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक चीज तो ये बताइए। सेकेंड क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा है, अगर इसकी रेडियस डबल कर दूंगा, रेडियस डबल कर दूं और चार्ज को मैं यहां प्लेस कर दूं, कहीं पे भी प्लेस कर दें, इसकी रेडियस कर दी मैंने 0.6 मीटर, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? अगर होगा तो कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। तो सॉल्यूशन है अपने पास में फाई बराबर कितना है, समेशन ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है 7.6 इंटू में 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास 8.6 इंटू में 10⁵, ठीक है, न्यूटन अपॉन में कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है इसकी, ठीक है। कैलकुलेट आप लोगों को करके देख लेना है कितना आ रहा है, इनकी ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है इसके अंदर, अगर मैं इसकी रेडियस को डबल कर दूं, इसकी रेडियस डबल कर दूं तो बोलो कोई इफेक्ट होगा क्या? अपन ने देखा कि साइज का तो इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, इसको कहीं पे भी लेके चला जाऊं, इसकी साइज कितनी भी चेंज कर दूं, बस अंदर होना चाहिए चार्ज। चार्ज क्या है? अंदर है। तो यानी कि पहले जितना था फ्लक्स उतना का उतना ही रहने वाला है। क्लियर बात? सेकेंड क्वेश्चन अपने पास में कोई एक बॉक्स है, यहां पे जो इंटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इंटर कितना है 2000 है न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। जो बाहर निकलने वाला है वो है 8000 न्यूटन अपॉन में कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। तो इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो बताओ तथा इसकी नेचर बताओ। क्या बोल रहा है कि इसके अंदर कोई चार्ज है वो बताइए। तो अपने को पता है कि अंदर 2000 जा रहा है और बाहर कितना निकल रहा है 8000 निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या है पॉजिटिव चार्ज। अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम जा रही है और बाहर ज़्यादा निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट फ्लक्स तो कितना निकाल सकता हूँ, ये तो क्या है फाई आउट है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा नेट फाई नेट। इसको तो नेगेटिव लेते हैं अपन, इसको क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो माइनस का 2000 प्लस का 8000 यानी कि कितना आया 6000 न्यूटन अपॉन में कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को निकालना है क्या है, क्यों निकालना है। ये तो अपने के पास क्या निकला फाई नेट, यानी कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपन जानते हैं कि फाई बराबर कितना होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है, ये क्यू मान लिया अपन ने। तो फाई की वैल्यू कितनी है 6000 इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। यहाँ से क्यू की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, चाहे तो अपन निकाल भी सकते हैं इसको मैं करता हूँ 8.85 इंटू में 6, ये 3 में कम कर देता हूँ 10⁻⁻9 कूलम। इसको सॉल्व कर लेना आप लोगों को। क्लियर बात। तो यहाँ से अपने पास में इस टाइप से ये चार्ज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन है अपने पास में, अगर कोई चार्ज है ना, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है, प्लस का 20 माइक्रोकूलम है, वहाँ माइनस का 6 माइक्रोकूलम है, तो और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का 50 माइक्रोकूलम। तो फाई की वैल्यू निकालिए। क्या बोल रहा है, फाई की वैल्यू निकालिए। तो अपन क्या जानते हैं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है -10 -6 माइनस का 16 और प्लस का 20 यानी कि प्लस का 6 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुटअप कर दो और आंसर निकालो। देखो कितना आसानी से हो रहा है। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो 6 के 6 पॉइंट अपने को पता है, इस वजह से, यानी कि वो पॉइंट अपने को पता होने चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल अपन जानते हैं कि दो पॉजिटिव यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी डाइपोल, दो डाइपोल है, उनको मैंने क्या कर दिया, एक सरफेस के अंदर रख दिया और एच रख दिया, ये तो है -q और ये रख दिया अपने +q, और दूसरा डाइपोल को मैंने रख दिया ऐसे -q और +q। तो अब इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो अपने पास में क्या होगा, नेट जो चार्ज अपने को निकालना, टोटल चार्ज कितना आएगा, -q + q 0, -q + q 0, यानी कि यहाँ पे जो नेट चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि फाई इक्वल टू कितना होता है, q/ε0। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डाइपोल अपन ने किस में रख दिया, एक कवर्ड यानी कि 3D सेक्टर है, उसके अंदर अपन ने रख दिया, तो नेट फ्लक्स फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि नेट चार्ज कितना होगा डाइपोल का, 0 होगा, क्योंकि जो डाइपोल होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिटिव नेचर का होता है, यानी कि कितने भी डाइपोल रख दूँ इसके अंदर, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, नेट फ्लक्स कितना आना है, 0 ही आना है। क्लियर बात। तो इस टाइप से अपन ने इसके क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको ले दे देता हूँ, अपने पास में एक है क्वेश्चन, एक 3D सरफेस है, इसके जो अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, 400 Nm/कूलम/मीटर², और जो बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, 800 Nm/कूलम/मीटर², ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू अपने को निकालनी है, जैसा कि अपन ने ये क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन क्लियर है, कर सकते हैं ना। इस टाइप से अपन ने क्या किया, बेसिक एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ताकि अपन इन जो पॉइंट्स हैं उनको समझ पाएँ। ये जो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है, गॉस लॉ अपन ने समझा फाई इक्वल टू q/ε0 होता है, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए अपन ये न्यूमेरिकल्स किए हैं, ताकि इनको अपन अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है कि नहीं। बहुत मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर तो आ भी जाते हैं 1-2 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईयर जो एग्जाम है उनके अंदर ऐसे एकदम इजी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन इनको समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उनके अंदर काम में आएंगे, ठीक है। इस वजह से अपन ने इन क्वेश्चंस को किया है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अपने को सबसे पहले बेसिक अपना जो फाउंडेशन है वो एकदम ढंग से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और नहीं आया तो कमेंट में बताएं भी कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और आया है तो भी बताएं, ताकि हमें हौसला मिले कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है ना। तो आपका कमेंट और लाइक हमें वो वैल्यू दे सकता है। सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन लाइक और क्या करें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।